हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नथाली टर्बोरॉय। ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, नथाली टर्बोरॉय ने हमारे सामने चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग दोनों का कंपैरिजन पेश किया है इस चैप्टर में। साथ ही हमें ये भी समझाया है कि ये जो सेंसुई है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है उसका सेंसुई का, ये हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और इसमें एक और आर्ट के बारे में उन्होंने समझाया है, वो है आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट कौन सी? जो अनट्यूटर्ड जीनियस होते हैं, जिनके पास गॉड गिफ्ट होता है, उन्होंने कहीं भी ये आर्ट जो है सीखी नहीं होती है, उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले देख लेते हैं इसका टाइटल। टाइटल क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मीन्स क्या होता है? लैंडस्केप मीन्स होता है एक भूदृश्य, यानी कोई सीनरी आप इमेजिन कर लीजिए, है ना। कोई सीनरी आप देखिए, उसमें पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी है, ग्रीनरी है ना। तो ये क्या है? ये एक लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल, सोल यानी उसकी आत्मा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? हम देखेंगे वो जो लैंडस्केप है, सीनरी है, उसकी आत्मा क्या है, कलाकार उसमें बताना क्या चाह रहा है। तो हम ये छोटी छोटी कहानियाँ इस चैप्टर में जो बताई गई हैं उसके माध्यम से हम समझेंगे कि चाइनीज आर्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है इसको, और वेस्टर्न आर्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। A wonderful old tale. It told about the painter Wu Daozi. एक बहुत पुरानी सुंदर सी कहानी है। किसकी? एक पेंटर थे वू डाउजी, हु लिव्ड इन द 8th century, जो 8th century में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमिशन्ड बाय द टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग। उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? ज़ुआनज़ोंग नाम के एक एम्परर थे, टैंग एम्परर, उन्होंने उनको बनाने के लिए कहा था। कमीशन मीन्स उनको अधिकार दिया था, ऑथराइज टू डू। उनको बोला गया कि आप जो है एक पेंटिंग बनाइए। तो उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो उन्होंने 8th century में बनाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। वो जो मास्टर थे, पेंटर थे, उन्होंने अपने काम को एक स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल एम्परर जो था, जिसने उन्होंने बनाने के लिए कहा था, वो ही उसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सेंस। अब जो एम्परर था उसने इस वंडरफुल सीन को, जो उन्होंने लैंडस्केप पे बनाया था, उसको बहुत टाइम तक उसको एडमायर किया, उसकी प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, उसमें क्या क्या था, क्या क्या चीज़ थी उसमें? फॉरेस्ट, माउंटेन, है ना, वाटरफॉल, झरने, क्लाउड्स, फ्लोटिंग एंड एमिनस स्काई, और जो बादल थे, ह्यूज, एमिनस मीन्स ह्यूज, बहुत बड़े विशाल आकाश में बादल जो मंडरा रहे थे। मैन ऑन हिली पथ्स, लोग थे हिली पथ्स पर, यानी ऊंचे पहाड़ों पर कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षियाँ जो है वहाँ पर उड़ रहे थे। लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, सर देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, देखिए इस केव की तरफ, केव यानी गुफा, उसकी तरफ देखिए जो माउंटेन के फुट में है, यानी माउंटेन की बिल्कुल तली में जो एक गुफा है उसको देखिए सर। ड्वेल आ स्पिरिट, ड्वेल मीन्स रहती है, स्पिरिट यानी आत्मा की, वहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई। एंड एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो केव था उसका दरवाज़ा खुल गया। केव यानी गुफा का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड स्प्लेंडेड बियॉन्ड द एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। अब वो बता रहा है कि इसके अंदर क्या है? स्प्लेंडेड यानी विशाल, भव्यता इसके अंदर भरी हुई है, और अधिक सुंदर है अंदर से ये, और इतनी सुंदर है, इतनी भव्य है कि उसको हम वर्ड्स में कन्वे नहीं कर सकते हैं, शब्दों के परे है उसकी भव्यता।
ऐसा ये पेंटर उस राजा को बोलते हैं। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, वो कहते हैं प्लीज़ मेरे को, महाराज, मैजेस्टी किसके लिए बोला गया, एम्परर के लिए, कि मुझे इसके रास्ते को दिखाने दीजिए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या रास्ता है इसका। द पेंटर एंटर द केव, वो पेंटर उस केव में एंटर कर जाता है, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन वो जो एंट्रेंस था, जिस दरवाजे से वो घुसा था, वो उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, इससे पहले वो हैरान, एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान, आश्चर्यचकित जो राजा था, वो कुछ कह पाता, एक शब्द भी मुंह से बोल पाता, क्या हुआ, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो पेंटिंग उस वॉल से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजी ब्रश वॉज लेफ्ट, और उस वुडाउजी के ब्रश का एक निशान भी वहाँ पर नहीं बचा, यानी वो पेंटिंग पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो आर्टिस्ट इस संसार में फिर कभी नहीं देखा गया, मतलब उस पेंटिंग में ही वो जाके गायब हो गया। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनीज़ क्लासिकल एजुकेशन। अब वो बता रहे हैं कि इस तरीके की स्टोरी चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में, उनकी हिस्टोरिकल शास्त्रीय शिक्षा में बहुत बड़ा पार्ट निभाती हैं, बहुत बड़ा भाग है इस तरीके की कहानियों का। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगजिंग आर फुल ऑफ दैम, और कन्फ्यूशियस और ज़ुआंगजिंग की जो बुक्स हैं वो इस तरीके की कहानियों से भरी हुई हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन देयर राइट डायरेक्शन, और ये जो बुक्स की कहानियाँ हैं वो मास्टर्स को हेल्प करती हैं कि वो अपने डिसिपल को सही डायरेक्शन दें, सही दिशा दें, सही गाइडेंस दें, इस चीज़ के लिए ये कहानियाँ उनको हेल्प करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। अब आगे बताते हैं बियॉन्ड द एनेक्डोट, मतलब इन कहानियों के परे। एनेक्डोट मीन्स कहानियाँ जो इस तरीके की इसमें जो सुनाई जाती हैं, बियॉन्ड यानी इसके बाहर, इसके परे। देयर आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, यहाँ पर बड़ी गहराई से क्या प्रस्तुत किया गया, रिवील किया गया है, स्पिरिट यानी आत्मा के रहस्य को, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जो कि इस आर्ट में बताया गया है। क्या समझाया गया है, क्या कंसिडर्ड किया गया है, कि इसके अंदर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है, उस चीज़ को इसमें समझाया गया है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। अब आगे बता रही हैं कि इसके कंट्रास्ट में एक और स्टोरी है, एक दूसरी स्टोरी है। वो क्या है कि एक पेंटर था, उसने एक ड्रैगन पेंट किया था और उस ड्रैगन की आई को पेंट ही नहीं किया, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, और इस डर से कि अगर उसने उसकी आँख बना दी पेंटर ने, तो वो जो उसमें ड्रैगन बना हुआ है वो उड़ जाएगा, इसलिए उसने उसकी आँख को ड्रॉ ही नहीं किया। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। अब बता रही हैं कि मेरे नेटिव, जहाँ पे मैं रहती हूँ, फ्लैंडर जगह, यूरोप में एक जगह है फ्लैंडर, वहाँ पे वो रहती हैं, वहाँ की एक कहानी सुनाती हैं जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वेस्टर्न पेंटिंग के लिए। यानी वेस्टर्न पेंटिंग को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये कहानी बिल्कुल सटीक रहेगी, ठीक है। वो ये कहानी जो है वेस्टर्न पेंटिंग का प्रतिनिधित्व करेगी, इसलिए वो ये कहानी वहाँ की सुनाने जा रही हैं। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestres fell in love with the painter's daughter. 15th सेंचुरी में एंट्रप शहर में एक जगह है एंट्रप, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार था, जिसका नाम क्या था, क्वेंटिन मस्टेस उसका नाम था। उसको पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच प्रोफेशन, और जो वो पेंटर थे, पिताजी थे, वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कोई इस प्रोफेशन में हो, लोहार हो के उसकी बच्ची से प्यार करे, तो वो ऐसा दामाद नहीं चाहते थे। सो क्वेंटिन स्नैक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, एक दिन चुपके से
क्विंटन जो है उसके स्टूडियो में स्नेक यानी चुपके से उसके स्टूडियो में चला गया पेंटर के, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसका जो लेटेस्ट पैनल था यानी जिस पैनल पे वो पेंट करने वाला था उस पर उसने एक फ्लाई बना दी, एक फ्लाई को पेंट कर दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, और डेलिकेट रियलिज्म से यानी बिल्कुल यथार्थवाद से वो जो उसने पेंट की वहाँ पर फ्लाई वो कैसी थी, बिल्कुल रियल जैसी, बिल्कुल रियलिटी लग रही थी, यथार्थवाद से भरी हुई थी बिल्कुल वो, ठीक है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, और उस मास्टर ने उसको वो जो फ्लाई उसने बनाई थी उसको मारने की कोशिश की इससे पहले कि वो कुछ जान पाता कि हुआ क्या है। उसको ये समझ नहीं आया कि उसने क्या किया है, उसने तो सिर्फ उस मक्खी को उड़ाना चाह रहा था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और जब उसको पता लगा कि ये जो है मक्खी ड्रॉ की हुई है और क्विंटन ने बनाई है तो तुरंत ही उसने क्या कर लिया, उसको अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस की तरह रख दिया। अप्रेंटिस यानी एक किसकी तरह, जो शिक्षार्थी होता है, शिक्षा पाने वाला होता है, उसकी तरह उसने रख लिया, ठीक है। प्रैक्टिसनर, एज अ प्रैक्टिसनर उसको वहाँ पर एडमिट कर लिया। ही मैरिड हिज विलव्ड, उसकी प्रेमिका से शादी हो गई। वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और अपनी एज का, अपने समय का वो सबसे फेमस पेंटर बन गया। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये जो दो स्टोरी यहाँ पर सुनाई गई हैं इसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिस्ट है वो क्या अचीव करना चाह रहा है, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। एक स्टोरी में हमने क्या देखा, उसमें क्या बताया हमने, वुडाउजी ने हमको क्या बताया, वुडाउजी ने हमको ये बताया कि यहाँ पर एक केव है और इसके अंदर मैं जाऊँगा, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया, वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गई, तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया ना, हमारे दिमाग में वो सब भ्रम पैदा हो गया। यही तो पेंटर करता है। और दूसरा जो हमने यूरोप की जो पेंटिंग देखी, इसने जो बनाई, क्विंटन ने बनाई, उसमें क्या देखा, वो मक्खी बिल्कुल कैसी लग रही थी, रियल लग रही थी। दोनों ही आर्ट में क्या हुआ है, वो अचीव करने में, आर्टिस्ट जो चाहते थे, जो समझाना चाहते थे, वो अचीव करने में वो क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं, ठीक है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द सेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्प्रिट इन एशिया। अब वो क्या बता रहे हैं कि एक परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजनिस्टिक यानी भ्रम पैदा करने वाली, लाइकनेस यानी बिल्कुल समानता। कैसा भ्रम, बिल्कुल उसकी समानता का भ्रम, कि जो मक्खी थी वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल उसके समान, बिल्कुल असली मक्खी जैसी लग रही थी, ठीक है। तो जो यूरोपियन आर्ट होगी वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, इल्यूज़न दिखाई देगा। कैसा इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल यथार्थवाद का भ्रम पैदा कर देगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई ये असली चीज़ है, ठीक है। और द एसेंस ऑफ इनर लाइफ इन स्प्रिट इन एशिया, और एशिया की जो आपको पेंटिंग दिखेगी उसमें क्या होगा, आपको एसेंस दिखेगा, सार दिखेगा, किसको, स्प्रिट का, यानी उसकी आत्मा का। एक्चुअली में वो आर्टिस्ट बताना क्या चाह रहा है, अपनी अंतर आत्मा से आपको क्या दिखाना चाह रहा है। अब वहाँ वुडाउजी ने एम्परर को बताया कि इसके अंदर एक गुफा है और यहाँ पर मैं अंदर जाऊँगा, बहुत भव्य है, और उस बाद में क्या दिखाया गया, वो अंदर गया, दरवाज़ा बंद हो गया, वो गायब हो गया। तो इन सब चीज़ों पर हमने विश्वास कर लिया ना, तो बस दोनों आर्ट में यही डिफरेंस है, ठीक है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज़ स्टोरी में हमने क्या देखा कि एम्परर ने उसको आदेश दिया पेंटिंग बनाने का, और फिर उसकी आउटर अपीयरेंस को, यानी उसमें क्या क्या बना हुआ था हमने देखा ना, उसमें क्लाउड्स थे, माउंटेन्स थे, झरने थे, तो इन सब चीज़ को क्या किया उसने, उसकी प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था उसने रिवील किया, उसने सत्य को उद्घाटित किया, वो उसका ट्रू मीनिंग क्या था, उसने जो काम किया है, जो वर्क किया, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, वो आर्टिस्ट ने समझाया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्यूर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो एम्परर होता है, जो राजा होता है, वो रूल कर सकता है अपने पूरे टेरिटरी पर, अपने पूरे राज्य पर जो कि उसने जीता हो। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज
द वे विद इन, लेकिन केवल एक आर्टिस्ट ही है वो ही जानता है कि उसके अंदर कैसे जाया सकता है या कि उसकी इनर ब्यूटी को कैसे पहचाना जा सकता है। लेट मी शो द वे, वो क्या कह रहा है, हुडाउजी क्या कह रहे थे कि मुझे रास्ता दिखाने दो। द डाओ, अब डाओ क्या है, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पथ और द मेथड। अब डाओ एक धारणा है, डाओ की धारणा क्या है, उसका मीनिंग है पथ भी है, पथ यानी रास्ता है ना, उसका मीनिंग क्या है, रास्ता भी है और एक तरीका भी है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो मिस्टीरियस वर्क है इस यूनिवर्स का, इस संसार का, उसका रास्ता क्या है और उसमें जाने का मेथड क्या है। दाओ हमें ये दोनों चीज़ें समझाता है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। हमने क्या देखा कि वो जो पेंटिंग थी वो गॉन हो गई, गायब हो गई बिल्कुल, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने गोल पर पहुंच गया। मतलब आर्टिस्ट हमें जो समझाना चाह रहा था, आर्टिस्ट हमें ये बताना चाह रहा था, बिना कोई मटेरियल अपीयरेंस के, यानी उसने कोई मटेरियल अपीयरेंस का सहारा नहीं लिया, उसकी पेंटिंग अंदर जाते ही गायब हो गई, है ना। कोई मटेरियल अपीयरेंस उसने नहीं बताई, हमें कोई भौतिक बात नहीं दिखाया, लेकिन उसका गोल क्या था, वो हमें उसकी इनर ब्यूटी को दिखाना चाह रहा था कि उसने एक ऐसी गुफा बनाई है जो अंदर से बहुत भव्य है, वो उसमें अंदर जाते ही सब कुछ वहाँ गायब हो जाएगा, उसमें एक रहस्य है, वो हमको ये समझाना चाह रहा था और ये समझाने में वो सफल हो गया। अभी भी हम सोच रहे हैं ना कि वो कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया उसका, यही उसका गोल था, वो इसको समझाने में सफल हो गया। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting। वो ये कह रहे हैं कि एक क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप, एक क्लासिकल यानी शास्त्रीय लैंडस्केप जो है, हिस्टोरिकल लैंडस्केप जो होते हैं चाइना के, उसमें जो है एक्चुअल व्यू रिप्रोड्यूस नहीं होता है ना, जैसा कि वेस्टर्न की, पश्चिम की फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। फिगरेटिव यानी जो यहाँ उसके बिल्कुल रियलिज्म के साथ फिगर बना दी जाती है ना। उसने क्या किया था, आपने देखा था ना, जो ब्लैक स्मिथ था उसने कैसी पेंटिंग बनाई थी, बिल्कुल सिंबॉलिक बनाई थी, बिल्कुल वो जो थी मक्खी कैसी लग रही थी, असली जैसी लग रही थी, है ना। तो पश्चिम की जो पेंटिंग होती है वो कैसी होती है, फिगरेटिव होती है, ठीक है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप exactly as he saw it from the specified angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. आगे वो बता रहे हैं कि वहीं पर क्या है, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं wants you to borrow his eyes, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी आँखों को बोरो कर लीजिए और उसको पर्टिकुलर लैंडस्केप को कैसे देखिए, उनकी आँखों से देखिए जैसा वो देखते हैं। कैसा देखते हैं वो बिल्कुल उन्होंने एक्चुअल बना देते हैं, बिल्कुल रियलिज़म होता है उनकी पेंटिंग में, वो जो उन्होंने जो भी बनाया होगा बिल्कुल रियल जैसा लगेगा, तो आप बिल्कुल वैसा ही उसे देखिए। वो ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफाई एंगल आपको दे देते हैं। लेकिन चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज़ नहीं करता है, उसका एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं है उसके पास। आप उसकी पेंटिंग में जहाँ से चाहो वहाँ से प्रवेश कर सकते हो, वो एक पेंटिंग आपके सामने बना देंगे और जिस एंगल से चाहो आप उस एंगल से उसमें जा सकते हो और वैसी ही उसमें कहानी आपके लिए तैयार हो जाएगी। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, क्योंकि चाइनीज़ पेंटर की जो लैंडस्केप होता है वो रियल नहीं होता, वास्तविकता नहीं होती। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और तुम उसमें कहीं से भी किसी भी पॉइंट से एंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और उसमें घूम सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। आर्टिस्ट जो है आपके लिए एक पथ बनाता तो है, एक रास्ता बनाता है और आपकी आंखों के लिए, और आप उसमें ऊपर नीचे कहीं भी घूम सकते हैं। देन बैक अगेन, वापस आ सकते हैं। इन अ लेजरली मूवमेंट, लेजरली मतलब स्वतंत्रता से, एक स्वतंत्रता के मूवमेंट में जाइए, अपनी इच्छा से जिधर से भी जाइए, प्रवेश करिए, घूमिए और वापस आ जाइए। ऐसा चाइनीज़ लैंडस्केप में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ इवन मोर ट्रू
इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल में भी बिल्कुल ट्रू होता है। हॉरिजेंटल स्क्रॉल का मतलब देखो, जैसे हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर को हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, फिर उसको खोल देते हैं। तो ऐसी एक लैंडस्केप होता है हॉरिजेंटल, उसमें फोल्ड की हुई तस्वीरें होंगी। तो एक को खोलेंगे, दूसरे को खोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। आपने बच्चों की देखी होंगी, कुछ डायरीज आती हैं, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं। तो एक पेज के बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज, जब इनको जिस स्पीड में हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक कहानी सी चलती रहती है। अगर आप धीरे धीरे चलाएंगे तो उसमें आपको एक एक सिंगल पिक्चर दिखाई देगी, और जल्दी जल्दी आगे स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसमें एक आपको स्टोरी बनी हुई दिखाई देगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर वो समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन एक्शन ऑफ द पेंटिंग, आप उस आपके एक्शन पर डिपेंड करेगा। आप उसके धीरे धीरे एक्शन लेंगे, धीरे धीरे वन सेक्शन देखेंगे तो आपको पेंटिंग दिखाई देगी, ठीक है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, जब रोल करके आप मूव करेंगे तो आपको दूसरी पेंटिंग समझ में आएगी। एट अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फ्रॉम द पेंटिंग, और इसमें क्या दिखेगा आपको, डायमेंशन ऑफ टाइम भी दिखेगा, कोई दूसरी पेंटिंग भी समझ में आएगी। सेम जैसे मैंने आपको समझाया, बच्चों की डायरीज आती हैं, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं, उसको स्क्रॉल करो, जल्दी जल्दी घुमाओ तो 3 डायमेंशन में उसमें और एक दूसरी पेंटिंग बन के सामने आती है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर वो समझा रही हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, ये इसमें हमें उसके डायमेंशन को देखने के लिए, एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग में जाने के लिए क्या ज़रूरी है, इट आल्सो रिक्वायर टू एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए व्यूअर का, कि व्यूअर किस तरीके से उस पर पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरीके से उस पेंटिंग को देख रहा है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, और वो जो व्यूअर है वो खुद डिसाइड करेगा कि वो किस पेस से, किस गति से जो है उस पेंटिंग में ट्रेवल करना चाहता है। द पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और ये जो व्यूअर की पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें कैसे भाग ले रहा है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से उसको भाग लेना पड़ेगा। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़, चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखों को उधार लो, यानी जो उसने पेंटिंग में बनाया है आप उसकी आंखों से देखो, नहीं, आप अपनी तरीके से भी देख सकते हो। उसने तो पेंटिंग बना के रख दी, अब वुडाउजी अपना नज़रिया राजा को दिखाना चाह रहा था, अगर राजा चाहता तो उसमें कुछ और भी देख सकता था, और राजा ने देखा भी था, ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो आपके दिमाग में प्रवेश करना चाहते हैं। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, द स्पिरिचुअल एंड द कंसेप्चुअल स्पेस, और वो बता रहे हैं कि ये जो लैंडस्केप है ये इनर वन है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, अंदर की ब्यूटी है, और एक कॉन्सेप्चुअल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है ना। अब जिसके दिमाग में जैसा विचार आएगा उस तरीके की उसे वो पेंटिंग दिखाई देगी, ये कहना यहाँ पर ये लोग चाह रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, अब वो मैंने आपको समझाया था ना कि सेंसुई के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सेंसुई का कॉन्सेप्ट। सेंसुई मीन्स, सेंसुई लिटरली माउंटेन ऑफ वाटर, सेंसुई का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब है पहाड़ और पानी, ठीक है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि इस वर्ल्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं लैंडस्केप की तरह। आप फिर से आप लोग इमेजिन कीजिए, मैंने शुरू में बताया था आपको, आप एक पेंटिंग इमेजिन कीजिए जिसमें पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, झरने बह रहे हैं, नदी बह रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है, ये सब चीज़ आप इमेजिन कीजिए और इस पैराग्राफ को समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। ये देखिए क्या बताया कि विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो कि सेंसुई क्या है, माउंटेन और वाटर, यानी पानी और पहाड़, इन दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, वर्ल्ड का लैंडस्केप है, एक सीनरी है वर्ल्ड की, ठीक है, परिदृश्य है, भूदृश्य है।
मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज में 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये 2 पूरक ध्रुवों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ये क्या बता रहा है, ये दोनों दाओवाद, एक धारणा है दाओवाद, दाओवाद के ब्रह्मांड की धारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? वाटर और माउंटेन, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखिए, द माउंटेन इज यंग, ये जो माउंटेन है वो क्या है, यंग है, ठीक है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो आकाश की ओर सीधा ऊपर उठा हुआ है। माउंटेन सीधे ऊपर खड़े रहते हैं आकाश की ओर, है ना। स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, कैसे हैं, सीधा आकाश की ओर ऊपर उठा हुआ है, और कैसा है ये, बिल्कुल ड्राई है, सीधा खड़ा हुआ है, गर्म है। वाइल द वाटर इज यिन, और जबकि पानी क्या है, वो यिन है, ठीक है। माउंटेन क्या था, माउंटेन यांग था, और पानी क्या है, यिन है, ओके। हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजेंटल है और अर्थ पर बह रहा है, लेटा हुआ है। फ्लूइड, बह रहा है, मोइस्ट है, नमी से भरा हुआ है और ठंडा है, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ द यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एक्सेप्ट यूनिवर्सल एनर्जी, और ये जो यिन है, यिन जो है, आपको ये समझ में आया कि वो जो है समतल पृथ्वी पर लेटा हुआ है, ठीक है। और वो कैसा है, रिसेप्टिव है, फेमिनाइन है, फेमिनाइन यानी नारित्व को लिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है वो। यिन जो है हमारी नारित्व का रूप है, ऊर्जा का धारक है और नारी का रूप है। उसने बोला ना, फेमिनाइन एक्सेप्ट यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट, और क्या है ये, काउंटर पार्ट भी है। यांग एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और जो यांग है वो क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है, और क्या है, वो पुरुषत्व लिए हुआ है। यिन हमारा क्या था, यिन ऊर्जा का धारक है और नारी का रूप है। यांग क्या है, सक्रिय है और पुरुषत्व लिए हुए नर का रूप है, ठीक है। 2 तत्व यिन और यांग, सेंसुई का क्या था, यिन और यांग। यिन क्या है, यिन नारित्व है और यंग पुरुषत्व है, ठीक है। यंग एक्टिव है और वो रिसेप्टिव है, यानी धारण करने वाली है, ग्रहण करने वाली है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यंग एक्टिव एंड मस्कुलाइन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। ये क्या है, ये दोनों यिन और यन क्या है, एक नोशन है, एक धारणा है कई की, दाओइज्म की। हम दाओइज्म की बात पहले भी कर चुके हैं, तो दाओइज्म की ये एक धारणा है, ठीक है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब वो बता रहे हैं कि क्या होता है, यिन और यन तो है ही, लेकिन इनके बीच में एक क्या है, शून्य भी है, ठीक है, एक खालीपन है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक, जिसको कि अधिकतर ओवरलुक कर दिया जाता है, अनदेखा कर लिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडिल वाइड, वाइड मीन्स शून्य, खालीपन, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, ठीक है। कि तीसरा तत्व है जिसको क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहाँ है, मिडिल में, बीच में स्थित है। क्या है, वॉइड, शून्य है। इसके बीच में क्या है, शून्य है और एक खालीपन है, ठीक है। टेक प्लेस, एक खालीपन है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम। अब वो आगे बता रहे हैं कि इसको यांग और यिन का जो भी ये जो खालीपन, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है, उसको हम जो है किससे कंपेयर कर सकते हैं, प्राणायाम। जैसे प्राणायाम किया जाता है, एक योगिक प्रैक्टिस है, योग में प्राणायाम करते हैं ना, एक से सांस लेते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, फिर दूसरे से छोड़ते हैं, तो इस चीज़ से उन्होंने उसको कंपैरिजन करके बताया है
कैसे बताया उन्होंने? ब्रीथ इन, सांस अंदर लेना, रिटेन, रोकना, ब्रीथ आउट, सांस छोड़ना। दिस सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर। तो ये इस प्राणायाम की क्रिया में सांस को रोकना, सस्पेंशन यानी उसको रोकना, उसका स्थगित करना, ये वो स्थान है किसका? मेडिटेशन किया जाता है, जहाँ पर हम गहन चिंतन होता है। ठीक है, समझ में आया? वो जो सांस लेना और छोड़ना उसके बीच का जो स्थान होता है, जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए सांस को रोकते हैं, वही मेडिटेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा ही यान और यिन के बीच में जो खालीपन है, यानी ये समझिए आप, यान और यिन क्या बताया उन्होंने? यान मीन्स, यांग को कैसे बताया उन्होंने? वाटर, पहाड़ से किया उन्होंने कंपैरिजन, और यिन को पानी से किया। तो पहाड़ और पानी, इनके अलावा भी तो सीनरी में देखो कुछ दिखाई दे रहा है। क्या है? ग्रीनरी दिखाई दे रही है, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन वो बिल्कुल शांत है। लेकिन उसके बिना वो सीनरी कुछ है नहीं है, उसका भी अपना एक महत्व है। ठीक है, तो सेम चीज़ उन्होंने यहाँ आपको प्राणायाम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। उन्होंने क्या बताया कि सांस को लेना और छोड़ना, इसके बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर सांस को रोका जाता है। वॉइड यानी शून्यता, वही मेडिटेशन है, वहीं पर मेडिटेशन किया जाता है। द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल। और ये जो मिडिल है, जो जहाँ पर शून्यता है, वो बहुत एसेंशियल है, आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंट स्पेस इज चाइनीज लैंडस्केप। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है चाइनीज़ लैंडस्केप में कि उसमें पेंटिंग के अलावा भी बहुत सारी खाली जगह होती है, वाइट बिल्कुल प्लेस होता है, वो अपना महत्व रखता है, वो अपना महत्व रखता, उसके बिना उसकी सुंदरता नहीं है, यानी खालीपन का अपना एक महत्व होता है। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और मनुष्य एक अहम भूमिका निभाता है, एक मूलभूत भूमिका निभाता है, किसमें? स्पेस, और इस स्पेस में, कौन से स्पेस में? हेवन और अर्थ के बीच में, आकाश और अर्थ के बीच में मनुष्य एक मूलभूत भूमिका निभाता है। ही बिकम्स अ कंड्यूट, वो इन दोनों के बीच में क्या है? एक माध्यम है, एक माध्यम बना हुआ है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में, दोनों पोल कौन से? दोनों ध्रुव, कौन कौन से ध्रुव हैं? आकाश और पृथ्वी, इन दोनों ध्रुवों के बीच में एक माध्यम बना हुआ है मनुष्य। ठीक है, हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से उससे घबराता नहीं है। ही इज़ इन फ्रांसिस्को चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। फ्रैंको चैंग्स ने एक वंडरफुल एक्सप्रेशन में एक बात कही है, द आई ऑफ द लैंडस्केप। उनने मनुष्य को क्या बताया है? उन्होंने मनुष्य को बताया है द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि मनुष्य क्या है? लैंडस्केप की आँख है। इस तरीके से उन्होंने उसको, मनुष्य को बताया है। उसका क्या रोल है? उन्होंने ये समझाया है कि किसी भी कला में मनुष्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच में रहता है, और ये जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके दो सिरों के बीच में माध्यम का काम करता है, और उसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि फ्रांसिस्को चैंग्स ने तो ये भी कह दिया कि मनुष्य, ये जो लैंडस्केप है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी आँख है, उसकी आँख के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए। अब तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? आउटसाइडर आर्ट। तो आउटसाइडर आर्ट के बारे में हम इस वाले आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अब ये जो है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट,
ये एक आर्टिकल है, जो आर्टिकल जो है हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था। तो देखते हैं इसमें क्या है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डवफिट मोटेड आर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट रूट इन 1940s। जब फ्रेंच के एक पेंटर थे जीन डवफिट, उन्होंने प्रस्तुत किया था एक कॉन्सेप्ट, आर्ट ब्यूट का कॉन्सेप्ट। आर्ट ब्यूट यानी अपरिष्कृत कला, जिसको वो सामने ला रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनटरी इंटरेस्ट, कि ये जो आर्ट थी अनट्रेन्ड विजनर की, मतलब ये लोग जो सीखे हुए नहीं थे, इसको बहुत माइनर इंटरेस्ट ले रहे थे, लोग वह उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वैलिड बिगनिंग्स, इसकी जो शुरुआत थी वो बिल्कुल पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट द कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और पहले शुरुआत में तो क्या था, ये इसकी जो शुरुआत में ये पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन ये जो आउटसाइडर आर्ट थी, ये धीरे धीरे इसने जगह बना ली। कहाँ पर जगह बना ली? इस कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न आर्ट में इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से अपनी जगह उसने बीच में बना ली। कैसे बना ली? दिस जेनर is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। इस जेनर के लोग जो थे, इस तरीके के लोग थे, उनको आर्टिस्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं था, उनको एज अ आर्टिस्ट नहीं बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं भी इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। यट शो टैलेंट एंड आर्टिस्ट इनसाइट, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर के आर्टिस्ट के टैलेंट को सबको दिखाया। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफरिंग्स। और इनके जो वर्क था, इनका जो काम था, जो बहुत तेज़ी से सबके सामने आया, कि इन्होंने जो भी काम किया है। कैसे लोग थे ये? अनट्रेंड लोग थे, उनका काम जो है सबके सामने बहुत तेज़ी से आया। कैसे आया? अराउंड द टाइम डवफिट वाज प्रपोंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, उस समय जब डवफिट अपने इस कॉन्सेप्ट को, प्रपोंडिंग मीन्स प्रस्तुत करना, जब अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करने जा रहे थे, इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। भारत में एक अनट्यूटर्ड जीनियस था, यानी जिसने ये शिक्षा कभी ग्रहण नहीं की थी, आउटसाइडर आर्ट वाला ही था। उसने क्या किया? एक पैराडाइज बना लिया। पैराडाइज यानी एक स्वर्ग बना लिया, बहुत अच्छी चीज़ बना ली। उसने क्या बनाया? ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड recycled material is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जिस समय डवफिट अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे थे, सामने प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय भारत में एक आदमी था जिसने अपना एक पैराडाइज बना लिया था। उसने क्या किया? उसने जंगल के एक छोटे से टुकड़े को लिया और उसको साफ़ करना शुरू किया, और उसमें उसने अपने स्कल्प्टेड यानी उसने मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। किससे? स्टोन से, पत्थर से। ये देखो उनका गार्डन बताया गया, ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ का। किसने बनाया था? ये नेकचंद ने बनाया था, है ना। अब इसमें क्या किया उन्होंने? मूर्तियाँ खड़ी करनी शुरू की। किससे? वेस्ट मटेरियल से, पत्थर से और वेस्ट मटेरियल से। अब वेस्ट मटेरियल क्या था? वो रिसाइकिल मटेरियल था, है ना। नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज अ रॉक गार्डन, जो है आज के वर्ल्ड में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये देखिए पिक्चर में मैंने आपको समझाया, ये है रॉक गार्डन, जहाँ के उन्होंने वेस्ट मटेरियल से जो है मूर्तियाँ बनाई हैं। ये हमारी इंडिया में ही। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियन बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। इट्स 80-year-old क्रिएटर मतलब
ये जो रॉक गार्डन था उसका 80 साल का एक ओल्ड क्रिएटर था, यानी बुज़ुर्ग जो था वो क्या था, डायरेक्टर था, जिनका नाम था नेकचंद। अब उनका स्वागत किया जा रहा था, हेल्ड मीन्स स्वागत करना। अब उनका स्वागत किया जा रहा था भारत के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर की तरह आउटसाइडर आर्ट में, यानी भारत के सबसे बड़े योगदान करने वाले आउटसाइडर आर्ट के कौन थे आर्टिस्ट, नेकचंद। तो नेकचंद को वेलकम किया जा रहा था भारत के सबसे बड़े आउटसाइडर आर्ट के कंट्रीब्यूटर की तरह। द 50th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women's by the Waterfall on its anniversary issues cover। तो एक मैगज़ीन है रॉ विज़न, यूके की एक मैगज़ीन है रॉ विज़न, जो कि बेस्ड है पायनियर आउटसाइडर, यानी उसका जो काम है वो क्या पब्लिक करती है, आउटसाइडर आर्ट को ही पब्लिक करती है। तो उसने उस मैगज़ीन ने, रॉ विज़न मैगज़ीन ने अपने 50th इशू में स्प्रिंग 2005 में ये जो नेकचंद हैं इनको फीचर किया, यानी इनको दिखाया। और क्या दिखाया, इनके रॉक गार्डन को दिखाया, स्कल्पचर, इनकी मूर्तियों को दिखाया। कौन सी मूर्ति दिखाई, वुमेन बाय द वाटरफॉल, वुमेन बाय द वाटरफॉल एक इनका स्कल्पचर दिखाया, और इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। और ये टाइम कब था, कब दिखाया इस मैगज़ीन ने, जब उसका एनिवर्सरी था, इस मैगज़ीन का एनिवर्सरी था, तब अपने कवर पर किसको दिखाया, नेकचंद को दिखाया और उनका वुमेन बाय द वाटरफॉल को दिखाया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influence। और नोशन मीन्स धारणा, ऐसी धारणा है कि ये जो आर्ट ब्रूट है या रॉ आर्ट है, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस है अपनी स्टेट में। कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर से और आर्टिस्ट से। कल्चर यानी उसकी संस्कृति से, तो होता ही है, जब कहीं की भी आर्ट है तो वो अपनी संस्कृति से प्रभावित तो होगी, ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। अब इस आर्ट के लिए कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। एक टिन ले सकते हैं, सिंक ले सकते हैं, टूटा हुआ कार हो सकती है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो इस आर्ट के वर्क काम आ सकता है, इसके काम आ सकता है। इस आर्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्या किया था नेकचंद ने भी तो यही किया था। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डेजलिंग हाइट्स। नेकचंद ने कुछ ऐसा, इन सब चीज़ों को, इस वेस्ट मटेरियल को लेके कुछ ऐसा कर दिया कि उसको कहाँ ले गया, डेजलिंग हाइट्स पे ले गया, यानी महानता, सिर चकराने वाली महानता तक ले गया। इतनी ज़्यादा उसकी काम की तारीफ होने लगी, उसने एक वेस्ट मटेरियल को लेके इतना बड़ा गार्डन खड़ा कर दिया। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। और रिकग्नाइजिंग, और उसको क्या साबित कर दिया उसने ये साबित कर दिया कि कोई मैन यदि अपने सपनों को जीना चाहता है तो क्या है, ये एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी है। ये जो रॉक गार्डन है उसका, वो एक महान टेस्टिमनी यानी सबूत है, इस चीज़ का प्रूफ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों को जीना चाहता है तो वो उन्हें इस तरीके से पूरा कर सकता है जैसे कि नेकचंद ने किया। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। जो यूनेस्को था, यूनेस्को ने क्या किया, उनको सम्मान करना चाहा, उनका, किसका, नेकचंद का। तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जीबिशन लगाई, यूरोपियन एक्सपोजिशन मीन्स एक एग्जीबिशन उनके वर्क की लगाई। कहाँ लगाई, द 5 इंटरेक्टिव शो, उसके 5 इंटरेक्टिव शो हुए। रेलिम द नेकचंद, रेलिम ऑफ नेकचंद बिगनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, जो कि जिसका नाम क्या था, रेलिम ऑफ नेकचंद, जो कि अक्टूबर से शुरू हुई और कहाँ पर, म्यूजियम्स में। म्यूजियम कौन कौन से म्यूजियम थे, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, यहाँ पर वो 5 महीने तक चलती रही। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग
थ्रो द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद ने कहा कि ये ठीक है, ये जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जो मुझको ऑनर मिल रहा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है कि लोग बाग मेरे उस गार्डन में चलते हैं और मेरे उस क्रिएशन को देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। तो मैं अगर इस सब चैप्टर को आपको थोड़ा सा समराइज़ करके समझाती हूँ। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ी थी चाइनीज़ पेंटर वुडाउजी की एक पेंटिंग के बारे में पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी छोटी सी हमने, है ना। फिर हमने क्या देखा था, हमने एक और छोटी सी उसमें स्टोरी पढ़ी। किसकी पढ़ी थी वो हमने स्टोरी, वो हमने पढ़ी थी क्वांटम के बारे में पढ़ी थी, ब्लैक स्मिथ के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा हमने यूरोपियन आर्ट का और चाइनीज़ आर्ट का, दोनों का हमने इसमें कंपैरिजन समझा। फिर हमने शेंसुई के बारे में समझा, कॉन्सेप्ट समझा हमने किसका, यांग और यिन का। ठीक है, फिर हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा मेंस फंडामेंटल रोल। इसमें हमें ये भी बताया गया कि मनुष्य का मूलभूत भूमिका होती क्या है। आउटसाइडर आर्ट के बारे में देखा हमने, नेकचंद के बारे में देखा, नेकचंद कौन थे, एक अनट्यूटर्ड जीनियस थे, उनके बारे में पढ़ा हमने। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।